10 साल आपने क्या किया? अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे जो देश में कभी नहीं हुआ। मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया। बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है, अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। अरे अब कुआं का पानी नहीं, 10-10 को कुआं बना लेगा और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। क्या बात करते हैं ये लोग, इसलिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। ये भीड़ देखा आपने? ये भीड़ कल पटना के गांधी मैदान में हुए जन विश्वास रैली की भीड़ है। इंडिया गठबंधन की जन विश्वास रैली में उमड़ी लाखों भीड़ ने न केवल बीजेपी बल्कि बीजेपी के समर्थकों की नींदें उड़ा दी हैं। रैली में इतना जनसैलाब उमड़ा कि पूरा पटना जाम हो गया। अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि इस वीडियो में बहुत सारे लोग मैदान के बाहर खड़े होकर अपने नेताओं को सुन रहे हैं और सड़कों पर गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। सत्ता में रहते हुए किसी भी राजनीतिक दल के लिए रैली या भीड़ को बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन विपक्ष में है और बिहार जहां पे एनडीए की सरकार है, उस सरकार के होते हुए विपक्ष के गठबंधन द्वारा इतनी बड़ी भीड़ का एकजुट कर देना, इतनी बड़ी भीड़ को बुलाना 2024 के चुनाव के लिहाज से बहुत सारे संकेत देती है, जिसे समझना चाहिए कि इसका 2024 के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वो भीड़ नहीं है जो शासन या प्रशासन के दबाव में आई है, ये वो लोग हैं जो अपनी इच्छा से आए हैं, जो 2024 में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। इस भीड़ में वो लोग थे जो नौकरी चाहते हैं, इस भीड़ में वो लोग थे जो जातीय जनगणना चाहते हैं, इस भीड़ में वो लोग थे जो चाहते हैं कि महंगाई कम हो, इस भीड़ में वो लोग थे जो चाहते हैं कि देश में प्रेम और शांति का माहौल रहे, इस भीड़ में वो लोग थे जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, बेहतर सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य दिलवाना चाहते हैं। ये भीड़ एक उम्मीद की भीड़ थी, ये भीड़ 10 सालों की एक सरकार के खिलाफ नाराजगी की भीड़ थी। देश में सत्ता परिवर्तन की आस लगाए करोड़ों लोगों के लिए इंडिया गठबंधन एक उम्मीद जैसा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं रहा। इंडिया गठबंधन के दलों में सीट के बंटवारे को लेकर आपस में बहुत खींचतान हुई। कुछ दल इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए, जैसे बिहार में जेडीयू एनडीए के साथ चला गया, यूपी में आरएलडी एनडीए के साथ चला गया। तो ऐसी खबरों ने सत्ता परिवर्तन की उम्मीद लगाए लोगों को निराश किया, लेकिन कल की रैली को देख करके एक बार फिर लोगों में उत्साह है और ये उम्मीद जता रहे हैं लोग कि 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होंगी और 2024 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन होना आसान है। हालांकि गोदी मीडिया लगातार सरकार के लिए काम कर रहा और सरकार के लिए माहौल बनाने में लगा हुआ है। वो लगातार इंडिया गठबंधन की निगेटिविटी को ही जनता के बीच ला रहा था। पहले ये कहा मीडिया में, पहले ये चलाया गया कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं, फिर ये खबरें चलाई गई कि इंडिया गठबंधन के नेताओं में सीटों को लेकर के तालमेल नहीं, फिर ये खबरें चली कि इंडिया गठबंधन ज़मीन पर नहीं है, कोई रैली कोई जनसभा नहीं। और जब कल पटना में एक बड़ी रैली हुई तो उसके बाद से गोदी मीडिया के चैनल ये खबर चला रहे हैं कि रैली में आने वाली भीड़ क्या वोट देगी, आने वाली भीड़ कितना इंडिया गठबंधन को वोट करेगा, इस पर बड़ा सवाल है। ये सब मीडिया का एक स्टंट है, मीडिया का एक तरीका है जिससे कि वो जनता को गुमराह करती है। मेरा मानना है कि जिस तरह से कल पटना के गांधी मैदान में भीड़ हुई है, वो सत्ता या शासन या प्रशासन के दबाव में आए हुए लोग नहीं हैं, वो स्वेच्छा से आए हुए लोग हैं। और जब वो भीड़ में आ सकते हैं, जब वो घंटों अपने नेता को सुनने के लिए खड़े रह सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2024 में वो खुल करके मतदान भी करेंगे। मोदी मीडिया कैसे काम करता है ये आप भी बेहतर जानते हैं।
इसलिए हम गोदी मीडिया के काम पर चर्चा नहीं करेंगे। हम बात कर रहे थे कि कल की रैली से आने वाले चुनाव में क्या असर होगा और इंडिया गठबंधन कितना मजबूत दिखेगा। तो वो आप समझ चुके होंगे मेरी बातों से, मेरे विश्लेषण से, कि जब जनता अपने आप उठ करके आती है तो जाहिर सी बात है कि सत्ता परिवर्तन की राह आसान हो जाती है। केवल इंडिया गठबंधन की रैली ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। ये भी इस बात को संकेत देता है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। बीजेपी के नेता भी इस बात को समझ रहे हैं कि उनके लिए जनता के बीच जाना आसान नहीं रहेगा। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया और उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसी आसनसोल सीट से 2014 और 2019 में बीजेपी से बाबुल सुप्रियो ने चुनाव जीता था और उसी सीट से अब भोजपुरी स्टार ने बीजेपी से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो ये साफ बताता है कि बीजेपी के नेता समझ रहे हैं कि उनके लिए ये चुनाव आसान नहीं रहेगा, वो चुनाव आसानी से नहीं जीत पाएंगे। इसके साथ साथ अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात के डिप्टी सीएम रहे नितिन पटेल ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उनको गुजरात की मेहसाणा सीट से टिकट दिया गया था और बताया जाता है मेहसाणा पटेल बाहुल सीट है और उसके बावजूद भी नितिन पटेल ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो मोदी का और शाह का जो गढ़ है गुजरात, जब वहाँ पर एक डिप्टी सीएम चुनाव लड़ने से मना कर रहा है तो इसका ये मतलब निकलता है कि आने वाला चुनाव बीजेपी के लिए बहुत कठिन होता जा रहा है। उसके अपने नेता, उसके अपने लोग ही चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। इसी तरह से गौतम गंभीर ने भी राजनीति से संन्यास लेने की बात कही है। गौतम गंभीर देश के जाने माने क्रिकेटर रहे हैं और वो बीजेपी से पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। उन्हें भी शायद ये आभास हो गया कि आने वाला चुनाव 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं रहेगा। चुनाव लड़ने से बेहतर है कि राजनीति से संन्यास ही ले लिया जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया कितना भी कहे कि इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है, वो 2024 में बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया की इन खबरों में और इस आकलन में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं दिखती है। इंडिया गठबंधन बीजेपी को कड़ी चुनौती देने जा रहा है और मैं ये मान कर चलता हूँ कि 2024 में बीजेपी रिपीट नहीं करेगी, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन में पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से उठापटक की खबरें आई, नीतीश कुमार का जाना हुआ, जयंत चौधरी का जाना हुआ, इन खबरों को मीडिया में जिस तरह से दिखाया गया उससे आम जनता में ये मैसेज जरूर गया कि इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और गोदी मीडिया कैसे काम करता है इस पर चर्चा करना बेकार है। या आप सब भी जानते हैं गोदी मीडिया का काम क्या है, उसकी कार्यशैली क्या है। हम अगर बात करें इंडिया गठबंधन के मजबूती की, तो इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता दिख रहा है। मैं सिर्फ इस रैली को देख करके ये बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जिस तरह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ कर के गए हैं, वो इंडिया गठबंधन के लिए एक सबसे बड़ी जीत थी और सबसे बड़ी कामयाबी थी। दरअसल मैं तो ये मानता हूँ कि नीतीश कुमार का पाला बदलना भी इंडिया गठबंधन की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने पाला नहीं बदला होता तो राम मंदिर की खबरें महीनों तक टीवी पर चल रही होती। प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन से बिहार में सियासी उठापटक शुरू हुई और मंदिर की खबरें टीवी से गायब हुई और बिहार में सियासी हलचल की खबरें टीवी पर चलने लगी। इंडिया गठबंधन को इसमें बड़ी कामयाबी मिली और लगभग 20-22 दिनों तक केवल टीवी पर बिहार में सत्ता परिवर्तन और बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबरें चलती रही। इंडिया गठबंधन की स्ट्रेटजी का हिस्सा है तो नीतीश कुमार बहुत जल्द इंडिया गठबंधन में वापस भी आ सकते हैं और ऐसा अभी चर्चा में आया भी है कि नीतीश कुमार का मन एनडीए के साथ नहीं लग रहा है। एक खबर ये भी आई कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार विधानसभा भंग भी कर सकते हैं। मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ और मैं ये बात मानता हूं कि नीतीश कुमार वापस आएंगे इंडिया गठबंधन में और वो एक बार फिर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे। ये बात अलग है कि वो लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में आते हैं या लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में आते हैं।
अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मेरा आकलन सही होता है तो इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती और कितनी रणनीति के साथ इस चुनाव में उतर रही है, जिसका अंदाज़ा मीडिया और बीजेपी के बड़े बड़े चाणक्य भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो बिहार में हुए जनविश्वास रैली में उमड़ी भीड़ और इंडिया गठबंधन की रणनीति पर यह था मेरा राजनीतिक विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य राजनीतिक घटनाक्रम के साथ, किसी अन्य राजनीतिक विश्लेषण के साथ है। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। अगर आपने मेरा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो उसे फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।